once again your heartiest welcome to our channel that is Deserve Point Academy। मैं सुनील भट्ट और एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सर्कल ऑफ क्लास 10 चैप्टर नंबर 10। तो लेट्स सी। चलिए, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें सर्कल्स के बारे में आप लोगों से कर लूँ। ये टॉपिक मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ाने में। और इसके पीछे इंटरेस्ट का कारण क्या है, सबसे पहली चीज़ तो आप इसे जान लीजिएगा। ये जो टॉपिक है सर्कल, ये बहुत छोटी क्लासेस से बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है और इवन वो बड़ी जैसे जैसे आगे की क्लासेस में बढ़ते जाते हैं उनका इंटरेस्ट सिर्फ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते जाता है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में टीचर्स को तक देखा कि जब ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं तो उन्हें इसके बेसिक्स ही नहीं पता होता है। इवन अगर मैं बिल्कुल साधारण सी भाषा में आप लोगों से कहूँ कि यदि अगर मैं अपने निजी जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में जितने भी मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया, जब मैं बच्चों से या टीचर से ये पूछता हूँ कि सर्कल क्या होता है, तो उनके पास एक बड़ा ऑकवर्ड सा आंसर होता है, सर्कल यानी गोला। यानी कि आप इस चीज को ये मानकर चलिए कि जिसके बारे में हमें डिटेल में नॉलेज ही नहीं है, जिसका बेसिक नॉलेज ही नहीं है, तो सिर्फ हम किस पर फोकस कर रहे हैं, उसके क्वेश्चंस को करने में। तो मेरा जो पहला ही यहाँ पर फोकस है वो यहाँ पर बेसिक्स के ऊपर है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सर्कल को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में जान लेते हैं, जिनको हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ इन सारी चीजों को समझने में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहला ही पार्ट में सर्कल चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर 10-15 मिनट आप लोगों की बेसिक टर्म्स पर लूंगा कि ये सर्कल्स में होती क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। तो सबसे पहला ही पॉइंट मैंने जो यहाँ पर लिया है वो है सर्कल। तो सर्कल क्या होता है, इस बात को जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। सर्कल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्क। मैं अगर यहाँ पर बात करूं तो सर्कल is the combination of arc with fixed point and constant radius। यानी कि एक फिक्स्ड पॉइंट और एक कांस्टेंट डिस्टेंस के साथ बनाए गए कुछ आर्क्स, है ना। अब आर्क्स क्या होते हैं मैं भी थोड़ी देर बाद डिस्कस करता हूं आप लोगों से। तो इनसे ये जो आर्क बनाए जा रहे हैं, तो जैसे इन आर्क को मैं कंबाइन करूं तब जाकर मुझे क्या मिलता है, सर्कल। तो अब यहाँ से जरा बहुत ध्यान रखिएगा, आगे से आप लोगों से कोई भी पूछे कि सर्कल क्या होता है, तो सर्कल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्क विथ फिक्स्ड पॉइंट एंड कांस्टेंट डिस्टेंस। अब आर्क क्या होता है, इस बात को जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे ही आप लोगों ने यदि अगर छोटी क्लासेस में कंस्ट्रक्शन किया हो, तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है एक सेंटर की, और सेंटर के बाद एक डिस्टेंस की, और फिर उसके बाद जो भी हम पॉइंट क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस डिस्टेंस जो एक ड्रॉ करते हैं, वो क्या कहलाती है हमारे पास, आर्क। तो सपोज यदि अगर मैंने ये एक सेंटर ले लिया और ये कांस्टेंट डिस्टेंस से लेकर मैंने कुछ आर्क्स बनाने चालू करे, ये जो है ये कुछ आर्क्स मेरे पास, और इन आर्क को मैंने जैसे ही कंबाइन किया तब कहीं जाकर मुझे क्या मिलता है, सर्कल। तो अब मुझे यहाँ से क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली हैं, इस बात को जरा बहुत ध्यान से समझना। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये क्या कहलाता है, सेंटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्या कहलाता है हमारे पास, सेंटर। और इस सेंटर से यहां तक की जो फिक्स डिस्टेंस है, ये क्या कहलाती है हमारे पास, रेडियस। ठीक है, जरा बहुत ध्यान रखिएगा। और जैसे ही मैंने इन आर्क्स को कंबाइन किया, तो इस सर्कल की जो आउटर बाउंड्री मिली, ये क्या कहलाती है हमारे पास, सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, 2 पाई आर। इसको भी जरा बहुत ध्यान रखिएगा, पूरे सर्कल में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, नहीं तो इवन बड़ी क्लासेस में आने के बाद तक बच्चों को ये सारी चीजें नहीं मालूम होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीजें देखी, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है, आर्क क्या होते हैं, और सर्कमफेरेंस क्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि अगर मैं इसी रेडियस को डबल कर दूं, है ना, इसी रेडियस को मैं डबल कर दूं, तो ये क्या कहलाती है मेरे पास, डायमीटर। ठीक है, ये जो ओवरऑल है ये क्या कहलाती है मेरे पास, डायमीटर। आप इसको इस तरीके से भी ध्यान रखिएगा कि डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। अब डायमीटर होती क्या है, ये जो एक पॉइंट मेरे से छूट गया था, मैंने इसे लास्ट में लिख लिया है, एनी लाइन
है ना। आप सबसे पहले इस कॉर्ड को समझ लें, एनी लाइन विच टचेस द सर्कमफेरेंस इंटरनली, है ना, कोई भी लाइन ऐसी जो सर्कमफेरेंस को इंटरनली 2 पॉइंट्स पर टच करती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। तो ये क्या कहलाती है मेरे पास, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। और यही कॉर्ड, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, यही कॉर्ड जब सेंटर से पास होती है ना, यही कॉर्ड जब सेंटर से पास होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो अब यहाँ पर जरा एक और बात बहुत ध्यान से समझने वाली है। आप बहुत ध्यान से अगर देखें तो मैं इस सर्कल में इनफाइनाइट कॉर्ड्स बना लूं, है ना, ये सारी क्या है, ये सब क्या है, कॉर्ड्स। ठीक है, ऐसी लाइन जो सर्कमफेरेंस के इंटरनली 2 पॉइंट्स पर टच करे, सर्कल के अंदर से सर्कल को 2 पॉइंट्स पर टच करे, वो क्या कहलाती है, कॉर्ड। तो ऐसी परिस्थिति में आपको सबसे ये चीज बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही है कि कोई भी कॉर्ड जब सेंटर से पास होगी तो वो क्या होगी, सबसे बड़ी कॉर्ड होगी। आप अगर यहाँ पर देखेंगे जो ब्लू वाली कॉर्ड है, इसके ऊपर जितनी भी कॉर्ड्स बन रही हैं क्या होती जा रही हैं, छोटी होती जा रही हैं। इसके नीचे जितनी भी कॉर्ड्स बन रही हैं सारी क्या होती जा रही हैं, छोटी होती जा रही है। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ नोट बनाकर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज डायमीटर। ठीक है, सर्कल की जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो क्या कहलाती है, डायमीटर ऑफ सर्कल्स। चलिए ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया या फिर स्पेस ऑक्यूपाई बाय द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, है ना, सर्कमफेरेंस जितनी भी हमारे पास ये जो आउटर बाउंड्री है सर्कल की, इसके अंदर जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई किया जा रहा है, यानी कि अगर मैं बात कर लूँ ये सारी चीजें, ये सब क्या है, ये जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई किया जा रहा है सर्कल के अंदर, ये सब क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इसे भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, ये क्या है मेरे पास, एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इस बात को जरा बहुत ध्यान रखिएगा, इसका भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है पूरे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैंने क्या क्या चीजें आप लोगों से डिस्कस करी कि सर्कल क्या होता है, सेंटर क्या होता है यानी कि फिक्स पॉइंट जिससे हम कांस्टेंट डिस्टेंस लेते हैं, आर्क क्या होती है ये भी मैंने बताया आपको, रेडियस क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया, डायमीटर क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया, एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। रह गया हमारे पास केवल ये टॉपिक सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल क्या होता है इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इसे रफ कर लेता हूँ और आप लोग चाहें तो इसे पॉज करके नोट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अब क्या होने वाला है। यदि अगर मैं किसी एक सर्कल में बात करूं आप लोगों से, जैसे सपोज मान लीजिए कि ये मेरे पास एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है, तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कॉर्ड क्या होती है। कॉर्ड एक ऐसी लाइन जो सर्कमफेरेंस को इंटरनली 2 पॉइंट्स पर टच करती है, तो ये क्या कहलाती है मेरे पास, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अब आपको ये चीज बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर देखकर समझ में आ रही है कि एक जो कॉर्ड होती है वो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। अगर आपको समझ में आ रहा हो कि ये एक मेरे पास सर्कल है जिसमें ए बी कॉर्ड है और ओ क्या है, उसका सेंटर है, देन दिस कॉर्ड ए बी डिवाइड्स द होल सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड दीज पार्ट्स आर कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्कल्स। ठीक है, अब ये सेगमेंट क्या होते हैं इनको भी जरा हम बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऐसा सर्कल का भाग जो कॉर्ड जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है वो कहलाते हैं हमारे पास सेगमेंट ऑफ सर्कल। यानी कि यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है ये पहला सेगमेंट और ये दूसरा सेगमेंट। ठीक है, इस ए बी कॉर्ड ने सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड किया, ये फर्स्ट सेगमेंट और सेकंड सेगमेंट। तो ऑब्वियसली जो हमें क्या बोलते हैं बड़ा पार्ट दिखाई दे रहा है वो क्या है हमारे पास, मेजर सेगमेंट। ठीक है, जो बड़ा पार्ट है वो क्या है, मेजर सेगमेंट, और जो छोटा पार्ट है वो क्या है हमारे पास, माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब यहीं से हमारे दिमाग में एक बात और आ रही होगी, यदि अगर यही कॉर्ड सेंटर से पास हो जाती, ठीक है, तब ये क्या कहलाती है हमारे पास, सपोज ये जो ए बी है ये सेंटर से पास हो रही है, और अब जब ये सेंटर से पास हो रही है तो ये किसका काम करेगी, डायमीटर का।
and diameter divides the whole circle into two equal parts and these two equal parts are called semicircles, है ना, यानी कि सर्कल का हाफ। तो एक चीज तो क्लियर है कि डायमीटर जो है वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि दो आधे आधे सर्कल्स में डिवाइड करती है, और एक हाफ सर्कल को क्या कहा जाता है, सेमी सर्कल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सेमी सर्कल क्या होता है, जब डायमीटर किसी सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। या फिर इन शॉर्ट आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, एन आर्क विच टचेस टू एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर, है ना, ये जो पूरी है ये क्या है, एक आर्क है, ए से लेकर बी तक ये पूरी क्या है, आर्क, और ये क्या है, डायमीटर। तो एक ऐसी आर्क जो डायमीटर को दो एंड पॉइंट्स पर टच करती है वो क्या कहलाती है हमारे पास, सेमी सर्कल। ठीक है, और सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट की क्या होता है, ये भी हमने डिस्कस किया। अब हम बात कर लेते हैं सेक्टर के बारे में, है ना, हमने ये भी देखा ये भी देखा, आगे बढ़ते हैं। अब सेक्टर क्या होता है, तो जरा इसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा, और इसको नोट करने से पहले आप पॉज कर लीजिएगा इसे। चलिए बात करते हैं हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज सेक्टर। तो यदि अगर मैं बात कर लूँ कि ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर ये है, और मैंने इसको इस तरीके से कुछ पीसेस में डिवाइड कर लिया। ठीक है, आप लोगों ने अमूमन देखा होगा जब पिज़्ज़ा वगैरह आप लोग खाते हैं तो कुछ इस तरीके की जो स्लाइस निकलती है ये क्या कहलाती है हमारे पास, सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो अब ज़रा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली हैं। ठीक, तो जब कभी भी सर्कल को इस तरीके से पीसेस में डिवाइड किया जाता है तो ये क्या कहलाते हैं हमारे पास, सेक्टर्स। ठीक है, और ऑब्वियसली हमें जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो बड़ा पार्ट है वो मेजर सेक्टर, और जो छोटा पार्ट है वो क्या कहलाता है हमारे पास, माइनर सेक्टर। तो ये है हमारे पास मेजर सेक्टर, और ये क्या है हमारे पास, माइनर सेक्टर, है ना। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है, जो पूरी यूनिट में बहुत ज्यादा यूज होने वाली है आप लोगों के, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर यदि अगर मैं इसे नाम दे दूं ए, ये बी, ये है हमारे पास आर्क ए से लेकर बी तक, और इसे मैं नाम दे रहा हूँ सी, और ये है हमारे पास डी। तो आप लोगों से क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पूछ ली जाती हैं, सबसे पहले तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए पूछी जाती है, और दूसरी चीज़ पूछी जाती है एरिया ऑफ सेक्टर। तो अब निकालेंगे कैसे, इसको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है। तो यदि अगर मैं बात कर दूँ आप लोगों से, ये है मेरे पास सेंटर, अगर मुझे लेंथ ऑफ आर्क ए बी निकालनी हो, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी निकालने के लिए, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो ए बी है ये पूरी सरकमफेरेंस का ही पार्ट है ना, हमें ये मालूम है कि ये जो ए बी है ये पूरी सरकमफेरेंस का ही कोई पार्ट है। अब कौन सा पार्ट है, तो अब हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि सर्कल के सेंटर पर बनने वाला जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, सर्कल के सेंटर पर जो कंप्लीट एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो सपोज यदि अगर मान लीजिए कि ये जो सेक्टर है ओ ए बी, इसके सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो क्या है हमारे पास, थीटा, है ना। अब वो कितने भी डिग्री का हो सकता है, वो क्वेश्चन में आप लोगों को मेंशन किया होगा। तो ये जो सरकमफेरेंस है ये पूरी सरकमफेरेंस का कौन सा भाग है, थीटा बाय 360, एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप निकल कर आए कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ एनी सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ये थीटा जो है ये आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा, ये जो रेडियस है ये आप लोगों को क्वेश्चन में मेंशन की जाएगी। पाई की वैल्यू आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है 22/7। तो इस तरीके से आप कंप्लीट लेंथ ऑफ आर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यदि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझ लें। तो एक सेक्टर के अंदर जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो उसे हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि ये जो सेक्टर है ओ ए बी,
इसके अंदर जितना भी स्पेस होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझ लेते हैं हम। एरिया ऑफ सेक्टर है ना, है तो सर्कल का ही पार्ट ये भी। अब कौन सा पार्ट है, तो ऑब्वियसली ये भी हमारे पास कौन सा पार्ट है, θ/360, यानी कि सेक्टर में सेंटर पर जितने भी डिग्री का एंगल होगा उतना पार्ट होगा किसके, पूरे सर्कल के एरिया के। और पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²। तो एक और इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आता है यहाँ पर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू θ/360 इंटू πr²। तो ये दो चीजें अपने दिमाग में बहुत ध्यान से रखिएगा। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू θ/360 इंटू 2πr, दैट इज θ/360 पार्ट ऑफ होल सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इन द सेम वे एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू θ/360 पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ होल सर्कल, दैट इज θ/360 इंटू πr स्क्वायर। आई होप ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट टेंजेंट और सीकेंट की तरफ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं और हम फोकस करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पर जो इस यूनिट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में सर्कल के बारे में ये सब चीजें नहीं पढ़ी होंगी, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी भी चीजें आप लोगों से डिस्कस करी वो ऑलरेडी आप लोग प्रीवियस क्लासेस दैट इज 7th 8th 9th में पढ़कर आ चुके हैं। तो अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज टेंजेंट एंड सीकेंट ऑफ सर्कल। तो टेंजेंट एंड सीकेंट क्या होता है इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझेंगे आप लोग, ठीक है। तो यदि अगर मेरे पास यहाँ का एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है, तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेस द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट, है ना। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है, ठीक है, दैट इज टेंजेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, टेंजेंट। और जिस पॉइंट पर टच करती है, सपोज मैं इस पॉइंट को नाम दे दे रहा हूँ P, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ये है हमारे पास टेंजेंट। और ये जो पॉइंट है हमारे पास जिस पॉइंट पर वो टच करती है, ये क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो टेंजेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग समझ लीजिएगा कि सर्कल को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर टच करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और जिस पॉइंट पर टच करती है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई दफा आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, उसको भी जरा बहुत ध्यान से अपने माइंड में सेट कीजिएगा कि किसी भी सर्कल के एक पॉइंट पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये जो P पॉइंट है यहाँ पर कितनी भी टेंजेंट्स बना सकता हूँ, सपोज ये रही एक टेंजेंट, ये रही एक टेंजेंट, ये रही एक टेंजेंट, तो एक ही पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स होकर पास हो सकते हैं। अब दूसरे पॉइंट्स की तरफ हम आगे बढ़ें, तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हो, सपोज ये जो लाइन L है ये सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, सीकेंट ऑफ सर्कल। यहाँ से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी जरा आप लोग बहुत ध्यान से अपने माइंड में सेट कीजिएगा। एनी स्ट्रेट लाइन कैन इंटरसेक्ट अ सर्कल एट मैक्सिमम 2 पॉइंट्स, है ना। कोई भी स्ट्रेट लाइन सर्कल को ज्यादा से ज्यादा दो ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है, ठीक है। ये क्वेश्चंस कई बार आप लोगों के 1 नंबर के क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि एक स्ट्रेट लाइन सर्कल को मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सकती है, तो मैक्सिमम दो ही पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सकती है। और ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, सीकेंट ऑफ सर्कल। तो मैंने इस सेशन में क्या क्या चीजें आप लोगों से डिस्कस करी, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करके पास होती है उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ सर्कल। और जिस पॉइंट पर वो टच करके निकलती है वो क्या कहलाता है हमारे पास, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। And a line which intersect the circle at 2 points is called the secant of the circle. And any straight line can intersect a circle at maximum 2 points, है ना। कोई भी स्ट्रेट लाइन सर्कल को मैक्सिमम दो ही पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर लगभग सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों से डिस्कस करे, और ये सारी की सारी टर्म्स जो है आगे आने वाले हमारे पार्ट में यूज होने वाली है। तब मैं वहां पर दोबारा से आप लोगों को ये सारी चीजें नहीं समझा पाऊंगा, ताकि मैं इनको डायरेक्टली यूज करूं। इसीलिए मैंने आप लोगों से 15-20 मिनट इन बेसिक टर्म्स पर यूज किया, जो ऑलरेडी आप लोग कुछ प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके थे और कुछ आप लोगों के लिए नए थे। यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, सर्कल, सेंटर, आर्क, रेडियस, डायमीटर, सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल,
सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर क्या होता है, टेंजेंट, सीकेंट भी मैंने आप लोगों को बताया, लेंथ ऑफ आर्क भी मैंने आप लोगों को बताया, एरिया ऑफ सेक्टर, एंड लास्ट मैंने कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और इन सारी चीजों को नोट करने के लिए आप लोग पहले वीडियो को प्लीज पॉज कर लीजिएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रिलेटेड टू सर्कल्स। ये भी ऑलरेडी आप लोग सारी चीजें 9th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा यूज यहाँ पर इस यूनिट पर है, तो इसीलिए मैं एक बार आप लोगों को इन सब चीजों का क्विक रिवीजन एक बार फिर से मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ, ताकि आगे जैसे हम यहाँ पर सारी फर्दर टर्मिनोलॉजीज यूज करें तो आप लोगों को वापस वो सारी चीजें रिमाइंड करना ना पड़े। तो पहले थ्योरम जो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी थी रिलेटेड टू सर्कल, दैट इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका क्या मतलब था कि यदि अगर हमारे पास एक कोई सर्कल है, ये रही हमारे पास कोई एक कॉर्ड ए बी, ये रहा हमारे पास कोई एक सेंटर ओ, यदि अगर हमने ओ से एक कोई परपेंडिकुलर बनाया ओ पी इस कॉर्ड ए बी पर, तो ये जो ओ पी है ये ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। दैट इज, इसका क्या मतलब है कि ए पी जो है ये बराबर होगा किसके, बी पी के। तो जो पहला पॉइंट था हमारे पास, आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा, व्हेन we draw perpendicular from the center of a circle to a chord that is AB, then this perpendicular that is OP divides the AB into two equal parts, that means AP is equals to BP। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और यहाँ पर क्या बोला गया है, ये जस्ट कन्वर्स है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट का, जिससे पहले हमने देखा line drawn through the center of a circle to a chord bisect the chord, then this line must be perpendicular to the chord। अब हमसे यहाँ पर क्या बोला गया, यदि अगर कोई एक सर्कल है, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना, यदि अगर हमारे पास कोई एक सर्कल है जिसमें ये जो कॉर्ड है, और अगर हमने सेंटर से कोई एक लाइन बनाई इस कॉर्ड ए बी पर, और यदि अगर ये जो ओपी है ये इस ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा, यानी कि इफ ओपी डिवाइड्स ए बी into two equal parts, यदि अगर ऐसा होगा, यदि अगर OP जो है वो AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा, दैट इज AP बराबर होगा BP के, देन OP मस्ट बी परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, इससे पहले वाले पॉइंट में हमने क्या देखा था कि यदि अगर हमारे पास सेंटर से परपेंडिकुलर बनाया गया AB पर, तो वो उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि AP बराबर होगा हमारे पास BP के, और यदि अगर ये ऑलरेडी डिवाइड कर रहा है हमारे पास AB को दो इक्वल पार्ट्स में, तो OP डेफिनेटली परपेंडिकुलर होगा किस पर, AB पर। नेक्स्ट पॉइंट में हमसे क्या बोला गया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी जरा ध्यान से समझिएगा। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इसका क्या मतलब है, यदि अगर कोई एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर ये है, और यदि अगर इसमें हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं, सपोज ये ए बी और ये सी डी, है ना, यदि अगर ये जो दो कॉर्ड्स हैं ए बी बराबर है सी डी के, तो इनकी सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगी, बराबर होगी। दैट मीन्स ये जो OP है, ये OP ये बराबर होगा OQ के, देयरफॉर OP इज इक्वल्स टू OQ। ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलरली मेजर की जाती है, यानी कि ये जो OP है ये बराबर होगा किसके, OQ के। तो तीसरे पॉइंट्स में हमसे क्या बोला गया, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। नेक्स्ट पॉइंट जो हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर मैं बिल्कुल साधारण सी भाषा में आप लोगों से कहूँ तो पूरी यूनिट में जो टर्म्स का, जिस थ्योरम का जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ी है उसका सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, तो वो यही पॉइंट है, यही थ्योरम है जो 9th क्लास की है। तो इसमें क्या बोला गया, एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट
ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस, है ना, यहाँ पर मैं शायद लिखना भूल गया, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द is twice the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। चलिए बिल्कुल क्लियर है। तो अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जरा बहुत ध्यान से समझना, एक एक वर्ड को मैं यहाँ पर समझाते हुए चलूंगा ताकि आप इस पूरी टर्मिनोलॉजी को आसानी से समझ पाए, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको 9th में ये बात नहीं समझ में आई होती है, और यूज क्योंकि काफ़ी इसका ज़्यादा है तो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्होंने ये बोला हमसे कि यदि अगर कोई एक आर्क है, सपोज ये बना ली मैंने एक आर्क, है ना, ये बना ली मैंने सर्कल की एक आर्क, ठीक है, और ये रहा सर्कल का एक सेंटर। उन्होंने बोला कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, यदि अगर इस आर्क ने सेंटर पर जो एंगल बनाया है, यानी कि ये जो आर्क है ए बी, है ना, उन्होंने कहा कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, इस एंगल को मैं क्या नाम दे रहा हूं, एंगल 1 इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट, उसी आर्क के द्वारा बनाए गए किसी और एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यदि अगर इसी आर्क के द्वारा किसी भी पार्ट पर जो एंगल बनाया गया है, जैसे सपोज इसे मैं नाम दे दूं एंगल 2, तो इन सच अ कंडीशन एंगल 1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में जब कोई एक आर्क सेंटर पर जो एंगल बना रही है वो बाकी किसी दूसरे पार्ट पर बने हुए एंगल के डबल के बराबर होता है, दैट मीन्स एंगल 1 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 2। सपोज मान लीजिए कि यदि अगर हमारे पास ये वाला एंगल 30 डिग्री का होता तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होता, 60 डिग्री का। अगर सपोज मान लीजिए ये वाला एंगल 120 डिग्री का होता तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होता, 60 डिग्री का। इसी का जस्ट उल्टा भी आप लोग बोल सकते हैं कि सेंटर पर बना हुआ एंगल बाकी बने हुए एंगल इसके डबल के बराबर तो होगा, और ये वाला एंगल इसके हाफ के बराबर होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है जिसका क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज है, तो इसको भी आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या समझना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरा ध्यान से समझिएगा। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। चलिए बहुत आसान है। उन्होंने हमसे ये बोला कि यदि अगर किसी भी सर्कल में, है ना, किसी भी सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, सपोज ये रहा एक सर्कल जिसका सेंटर है हमारे पास O और ये रही हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है, AB and CD। Here is a circle having center O and two equal chords, that is AB and CD. Then according to statement, these two chords subtend equal angles at the center. That means angle AOB is equivalent to angle COD। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यदि अगर हमारे पास ये दो कॉर्ड्स अगर आपस में इक्वल हैं तो एंगल AOB बराबर होगा एंगल COD के। दैट मीन्स मैंने इसे नंबर दे दिया, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ओनली इफ द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, दैट मीन्स AB इज इक्वल्स टू CD। यदि अगर किसी सर्कल में दो कॉर्ड्स इक्वल होंगी तो वो सेंटर पर भी इक्वल एंगल बनाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और ये भी इंपॉर्टेंट है और कई बार आप लोगों के 1 नंबर के क्वेश्चंस में ये स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है, एंगल ऑन अ सेमी सर्कल इज व्हाट। तो एंगल ऑन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। कैसे, जरा इस बात को भी ध्यान से समझिएगा। उन्होंने ये बोला कि सेमी सर्कल पर बना हुआ एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। हियर AB इज अ सेमी सर्कल एंड O इज द सेंटर। सेमी सर्कल आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि सर्कल का हाफ पार्ट। तो उन्होंने ये बोला कि आप इसके अंदर कितने भी एंगल्स बना लीजिए वो सारे कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये जो एंगल्स हैं ये सारे कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे, इसके पीछे स्पेसिफिक रीजन है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो थ्योरम पढ़ी
उसमें ये बोला गया था कि किसी भी आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल बाकी दूसरे बने हुए पार्ट पर बने हुए एंगल के डबल के बराबर होता है। तो इस चीज को जरा बहुत ध्यान से समझिएगा कि यदि अगर ओ ये सेंटर है और ए भी अगर एक ये आर्क है तो इसने सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाया, 180 डिग्री का। तो अब ये जो बाकी दूसरे सेगमेंट पर बने हुए एंगल हैं कितने कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री की। तो हमेशा ध्यान रखिएगा एंगल ऑन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। ये बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब इसमें क्या बोला गया, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, है ना। अगर आप इसे भी देखें तो ये पिछले पॉइंट से कुछ मिलता जुलता है। पिछले पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा था कि एंगल ऑन अ सेमी सर्कल, है ना, ये सब क्या थे, 90 डिग्री के थे। यानी कि एक ही सेगमेंट पर बने हुए सारे एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये तो हो गई थी सेमी सर्कल की बात। इसी तरीके से आप कोई भी सेगमेंट ले लें, सेगमेंट में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि यदि अगर ये कोई सेगमेंट है मेरे पास, सपोज ये तो हो गया हमारे पास मेजर सेगमेंट, इसी तरीके से मैं माइनर सेगमेंट भी यहाँ पर बना लूँ, ये हो गया मेरे पास माइनर सेगमेंट। तो अब यहाँ पर जितने भी एंगल्स बनेंगे, जरूरी नहीं है कि सेमी सर्कल ही हो हमारे पास, है ना, ये सारे के सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। इसी तरीके से मैं इस माइनर सेगमेंट पर भी बना लूँ कुछ एंगल्स, तो ये सारे एंगल्स, सपोज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक ही सेगमेंट पर कितने भी एंगल्स बने हुए हो वो आपस में सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके पीछे भी स्पेसिफिक रीजन है, इसको भी जरा ध्यान से समझ लीजिएगा क्यों इक्वल होते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि ये मेरे पास एक कोई सर्कल है, ठीक है, ये बात कर ली मैंने मेजर सेगमेंट की, और यहाँ कहीं पर है हमारे पास इसका सेंटर। अब ये जो आर्क ए बी है, ये यहाँ पर जो एंगल बना रहा होगा, सपोज ये एंगल 1, अब इसके द्वारा कितने भी एंगल बने, इन सब पे हमारे पास वो थ्योरम अप्लाई होगी, है ना। सपोज ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, यानी कि एंगल 2 जो है वो 1 के हाफ के बराबर होगा, एंगल 3 जो है वो एंगल 1 के हाफ के बराबर होगा, यानी कि एंगल 4 जो है वो एंगल 1 के हाफ के बराबर होगा। सो इन द सेम वे एंगल 2, 3, 4 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि 2, 3, 4 तीनों ही एंगल 1 के हाफ के बराबर है, यानी कि ये तीनों ही एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में हमसे क्या बोला गया, सम ऑफ एनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री और सप्लीमेंट्री, है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहली चीज तो इस पूरे स्टेटमेंट में क्या बोला गया, इसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। यदि अगर हमारे पास कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड हो, ठीक है। यदि अगर ABCD ABCD is a cyclic quadrilateral, then according to this statement sum of opposite pair, sum of any opposite pair is always angle, है ना। यानी कि एंगल का जो सम होगा अपोजिट पेयर का वो हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैं थोड़ा सा और डिटेल में लेकर चलूँ, अगर आप लोगों को इसको डिटेल में समझना हो तो इसको ज़रा कैसे समझेंगे आप लोग, समझना, है ना। सपोज जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे पास ये इसका सेंटर है, ठीक है, मैंने इसे ज्वाइन कर लिया, ठीक है, और यहाँ कहीं पर इसका सेंटर है O। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना, यदि अगर BD हमारे पास डायमीटर है तो ये वाला एंगल जो है ये कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री का, है ना। और जब ये 180 डिग्री का है तो इसके ऊपर वाला पार्ट यानी कि DAB ये पूरा क्या है, सेमी सर्कल, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। सिमिलरली जब ये 180 डिग्री है तो बचा हुआ ये वाला पार्ट भी कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, है ना। तो जब ये वाला एंगल भी 180 डिग्री है तो इसका सम कितना होगा, 90 डिग्री, है ना। तो 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। इन द सेम वे एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू
एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और इसमें क्या बोला गया, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और ऑलरेडी हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 9th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स, है ना। सबसे पहली चीज तो हम इतना ही समझ लेते हैं, यदि अगर 2 सर्कल्स हैं और वो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, जिनके सेंटर्स को हमने नाम दे दिया O और O डैश, ठीक है, और ये रही इनकी एक कॉमन कॉर्ड। इस स्टेटमेंट में ये बोला गया कि इफ 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है कि ये 2 सर्कल 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए और बी पर, देन द लाइन थ्रू द सेंटर्स ऑफ द सर्कल, यानी कि ये तब उनके सेंटर से पास होने वाली लाइन जो है वो एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्ट करेगी किस पर, कॉमन कॉर्ड पर, यानी कि ए बी पर। इसका क्लियर मतलब ये है, इस स्टेटमेंट के थ्रू ये बोला गया ओ ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द कॉमन कॉर्ड ए बी। तो इससे हमारे पास 2 कंक्लूजन निकल कर आए कि ओ ओ डैश इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ ओ डैश डिवाइड्स, इस पॉइंट पे यदि अगर मैं नाम दे दूं ए एम, तो ओ ओ डैश जो है वो ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ए एम इज इक्वल्स टू एम बी, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी जो सर्कल्स में यूज होने वाली है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर ये सारी चीज़ें समझ में आई हो और पूरा सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।